Good morning, all of you. Welcome back to Dr. Shaheen classes. And today I will discuss here the interview dates of जामिया मिलिया इस्लामिया. बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास क्वेरीज आ रहे थे कि मैम जामिया मिलिया इस्लामिया के जो पीएचडी का जो इंटरव्यू डेट्स हैं वो आने वाले हैं, तो वो आ चुके हैं या नहीं, उस पर एक वीडियो लेकर आइए. और इंटरव्यू में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर हमें जाने हैं इसके बारे में मुझे पता नहीं है, उस पर एक वीडियो बनाइए. फिर इंटरव्यू के बाद अगर सिलेक्शन हो जाता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, तो ये सब मैं आपको बताऊंगी आज. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको इंटरव्यू में जाने हैं, यहाँ तक कि ये भी बताऊंगी मैं आपको कि कैसे प्रिपरेशन करना है आपको पीएचडी प्रपोजल को अच्छी तरीके से, ताकि आप बोर्ड के सामने अपने पीएचडी प्रपोजल को डिफेंड कर सके. ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से कि आपका जो डेट है इंटरव्यू का वह कब से कब तक लिया जाएगा. वह 27 जुलाई से 31 जुलाई तक आपको लिया जाएगा. ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं इंटरव्यूज टू बी कंडक्टेड बिफोर सीआरसी डीआरसी 27 जुलाई एंड 31 जुलाई, यानी 27 जुलाई से लेकर आपको 31 जुलाई तक इंटरव्यूज चलेंगे. क्योंकि आपका जो है वह जो रोल वाइज होता है, एग्जामिनेशन रोल आपको दिया जाता है, उसके बेस पर आपका वहाँ पे नंबर आता है, फिर आपका इंटरव्यू लिया जाता है. तो उसमें आपको पता है कि अगर आपने फॉर्म जिस तरह से फिलअप की होगी, अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में फॉर्म फिलअप की होगी तो फिर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आपका इंटरव्यू होगा, या फिर अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया होगा, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट कराती है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि नेट जेआरएफ नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये है आपका, आप प्रिपेयर हो जाए इंटरव्यू के लिए. टाइम बहुत ही कम है आपका, 27 जुलाई जस्ट आने ही वाले हैं, और उससे लेकर 31 जुलाई तक आपका होगा इंटरव्यू. और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, कितने कॉपीज लेकर जाने हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी. और पीएचडी के लिए अगर सिलेक्शन आ जाता है लिस्ट में नाम आपका, तो फिर उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ओरिजिनल ले जाना है, फिर फोटोकॉपी ले जाने हैं, फिर आपको कौन से एफिडेविट बनवाने हैं, कौन सी कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने हैं, वो सब मैं बताऊंगी. फिर प्रिपरेशन भी आपको बताऊंगी, ये सारी बताऊंगी. और पीएचडी प्रपोजल को कैसे आपको डिफेंड करना है वो सब मैं बताऊंगी आज. बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए. तो ये है आपको 27 जुलाई से 31 जुलाई. फिर अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप वैसे भी आप जब इंटरव्यू में आप अपीयर होंगे तो आप ये डेट चेक करते रहिएगा. लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टू बी डिस्प्लेड ऑन 3 अगस्त ना, और टू 5 अगस्त, यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो लिस्ट आएगा वह 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में आ जाएगा. ठीक है, तो आप वेबसाइट पे आप जाते रहिएगा. जामिया मिलिया का वेबसाइट जो है jmi.ac.in पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका नोटिफिकेशन. फिर एडमिशन फॉर्मेलिटीज भी होते हैं सिलेक्शन के बाद. तो जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज होते हैं वह आपका कंप्लीट कब से कब तक होगा, तो ये 6 से 7 अगस्त के बीच में हो जाएगा. और यह 10 अगस्त तक चलेगा. फिर कॉमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर कोर्स वर्क आपका जो है वह 11 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा. हालांकि आपका जो इसमें डेट दिया जाता है वह आपका थोड़ा सा एक टेंटेटिव डेट होता है, लेकिन जो कॉमेंसमेंट डेट होता है कोर्स वर्क का वह एग्जैक्टली जो होता है आपको डिपार्टमेंट ही अनाउंस करती है. ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा आपका इधर उधर हो जाता है. तो मैं आपको डायरेक्ट आपको ले चलती हूँ ऑर्डिनेंस पे. यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बताती हूँ कि आपको क्या क्या करने होते हैं वहां पर. ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑर्डिनेंस के हिसाब से आप देख लीजिएगा खुद ही क्या क्या है. ठीक है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया कुछ अपने तरीके से लेती है एग्जामिनेशन, और इनका इंटरव्यू अलग तरीके से होता है. देखिए, यहाँ पे देखिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का इनका क्या क्राइटेरिया है. शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आप देख रहे हैं, द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफिस
which shall also include the candidates who have been exempted from entrance test under para 3C12। यानी इन्होंने क्लियरली कर रखा है अपने वेबसाइट पर, अपने पीएचडी के ऑर्डिनेंस पे, कि ये जो है यूनिवर्सिटी दोनों तरह के कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करती है। ये यहाँ पर क्लियर करके लिख रहे हैं कि इंटरव्यू शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफिस के तहत इनको तैयार किया जाएगा। और इसमें कौन कौन से होंगे? जो एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स है। एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स कहने का ये मतलब होता है कि दोज हु हैव क्वालिफाइड नेट जीआरएफ एंड दोज हु आर ऑलरेडी एमफिल, यानी जो पहले से एमफिल अवॉर्डेड हैं या फिर आप नेट जीआरएफ अवॉर्डेड है तो आपको एग्जेम्प्टेड किया जाता है रिटन एंट्रेंस टेस्ट से। ऐसा नहीं है कि ओरल या वाइवा से आपको एग्जेम्प्टेड किया जाता है। आपको जो है पीएचडी प्रपोजल के लिए आपको इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना होता है, ठीक है। फिर इंटरव्यू एंड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन टू द पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है। तो द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट सेंटर फैकल्टी, यानी कि जो आपका इंटरव्यू होगा आपको उसी डिपार्टमेंट में होगा जिस डिपार्टमेंट के लिए आपने एंट्रेंस टेस्ट अप्लाई किया होगा, ठीक है। जैसे अगर आप इंग्लिश के हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट के लिए अगर अप्लाई किया होगा तो आपको वहीं पे इंटरव्यू होगी। और अगर आपने अप्लाई किया होगा हिंदी डिपार्टमेंट के लिए या रसियन डिपार्टमेंट के लिए या केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी आपका डिपार्टमेंट हो तो आपका इंटरव्यू वहीं पे कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। सो दे विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्कस देयर बोर्ड रिसर्च इंटरेस्ट एरिया थ्रू अ प्रेजेंटेशन बिफोर द कंसर्न डीआरसी सीआरसी इन, ठीक है। यानी कि ये कर रहे हैं वैसा ये एक फॉर्मेलिटीज है इनका जिसके तहत ये बता रहे हैं कि जो कैंडिडेट होंगे वो अपने रिसर्च इंटरेस्ट को या एरिया को एक प्रेजेंटेशन के थ्रू जो है वह करेंगे। यहाँ पे देखिए ना, थ्रू अ प्रेजेंटेशन, राइट। प्रेजेंटेशन देना है उनको अपने रिसर्च एरिया पे। तो यानी कि ये जो प्रेजेंटेशन होता है ऐसा नहीं कोई पीपीटी करके आपको वो दिवाते हैं या कुछ, आपको ओरल देना होता है अपने पीएचडी रिसर्च प्रपोजल के बारे में, ठीक है। सो बिफोर द कंसर्न डीआरसी सीआरसी, सो इन द इंटरव्यू द डीआरसी सीआरसी शैल इंश्योर दैट द कैंडिडेट possesses required competence to pursue research, thematic, methodological expertise available for supervision in the department center and which can be carried out in the department center faculty, that the proposed research can contribute to न्यू एडिशनल नॉलेज। यही मैं आपको बार बार कहती हूँ, न्यू एडिशनल नॉलेज, यानी कि जो प्रेजेंटेशन आप देंगे उस डिपार्टमेंट में तो उस डिपार्टमेंट के जो भी आपको अंडर सुपरविजन लेंगे उन लोगों के सामने आपको ये प्रूव करना होता है कि आपका जो प्रपोज्ड रिसर्च है कि क्या वह कंट्रीब्यूट करेगा किसी न्यू या एडिशनल नॉलेज को या नहीं। क्योंकि रिसर्च अब तो समझ रहे हैं कि रिसर्च का मतलब ही होता है कि आपको नई चीज़ को खोजना है, ठीक है, या जो चीज़ पहले से अवेलेबल है उस पर कोई आपको डिस्कवरी देनी है, तो ये होता है आपका रिसर्च। लेकिन जो चीज़ है आप फिर से उसको उसी पे कर रहे हैं तो उसमें आप क्या फैक्ट को आप डिस्कवर कर पाएंगे। सो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स द कंसर्न DRC CRC shall recommend the names of the candidates in order of merit and on the basis of the vacant seats and expertise the department of center for provisional registration to the PhD program। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ ध्यान में रखने हैं कि यहाँ पर अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, पीएचडी जो इंटरव्यू होता है उसमें अगर परफॉर्मेंस आपका अच्छा होता है तो उसमें आपका फिर जो सिलेक्टेड लिस्ट है उसमें नाम आ जाता है, जितना भी सीट होता है, यहाँ लिखा हुआ है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल वैकेंट सीट्स, जितना भी सीट वैकेंट होता है उसके बेस पे उतने स्टूडेंट्स को लेते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डिजर्विंग होते हैं फिर भी वो छट जाते हैं, क्या, क्योंकि सीट्स बहुत कम होती है। और अभी जो रूल्स चल रहा है लास्ट 6 to 8 ईयर्स से कि आपका जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है वह 4 रिसर्च स्कॉलर को ही गाइड कर सकता है, एक एसोसिएट है वह 6 रिसर्च स्कॉलर को गाइड कर सकता है, और एक जो प्रोफेसर है वह 8 स्कॉलर्स को गाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीट लिमिट हो जाती है और
और आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो भी पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वह 3 इयर्स में शायद ही कोई करते हैं रिसर्च। वैसे मिनिमम आपका जो टाइम है वो आप 3 इयर्स में आप कर सकते हैं, बट 3 इयर्स में शायद ही कोई रिसर्च स्कॉलर पीएचडी को कंप्लीट करते हैं। इट टेक्स 5 6, कुछ लोग तो एक्सटेंशन लेके 8 इयर्स तक करते हैं। तो आप समझ सकते हैं अगर एक प्रोफेसर के अंदर में अगर वह कैंडिडेट 8 साल तक पीएचडी कर रहा है तो 8 साल तक वो सीट एंगेज है, फिर वहां पर कोई कैंडिडेट आ नहीं सकता है। ठीक है, तो ये लिमिट होने की वजह से अभी जो है पीएचडी का जो सीट्स है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है सारी यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एक और बात है कि जो आपका एडमिशन भी होता है तो वो एडमिशन आपका सुपर ये है ना प्रोविजनल हो रहता है, फॉर प्रोविजनल, है ना। तो यानी कि प्रोविजनल इन द सेंस कि आपका 1 ईयर प्रोविजनल होता है, क्योंकि आपका 1 ईयर के अंदर में आपका कोर्स वर्क होता है। कोर्स वर्क आप कर लेते हैं, कोर्स वर्क में पास कर जाते हैं, फिर आपका जो है आरएसी होता है। फिर आरएसी में आपका जो पीएचडी का टॉपिक होता है उसको क्या होता है, उसको फिक्स किया जाता है, यानी कि कोई एडिट की ज़रूरत होती है तो उसमें उसको इम्प्रूव करके उसको एडिट करके फिर से सबमिट किया जाता है। ठीक है, और तब आपका फिर से वहां पर से ऑथेंटिक हो जाता है, लेकिन आपका एडमिशन के बाद 1 ईयर प्रोविजनल एडमिशन ही माना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि आपको सुपरवाइजर अलॉट किया जाता है। सुपरवाइजर, को सुपरवाइजर्स भी होते हैं कई बार कैंडिडेट के लिए, यानी कि 2 सुपरवाइजर भी होते हैं आपके पीएचडी में। The recommendations of DRC, CRC shall be endorsed by the BOC, COS and communicated to the dean of concerned faculty for further information। ठीक है, तो ये है। अब हम आगे देखते हैं। सो आपके इसमें कुछ रिजर्वेशन भी पॉलिसी है, यानी कि कोई कैटेगरी वाइज में आप डाल रहे हैं तो उसमें भी, या फिर फॉरेन जो स्कॉलर्स हैं, फॉरेन स्कॉलर्स ICCR sponsors candidate shall be admitted in the department centers faculty under the category of सुपरन्यूमरी सीट्स, यानी कि जो जामिया मिलिया में जो है फॉरेन स्कॉलर्स की अच्छी सीट होती है। ठीक है, जो उनकी रिजर्व सीट होती है तो वो भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हैं, उनको भी एडमिशन होती है। ठीक है, सो द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम शैल बी हेल्ड ट्वाइस अ ईयर। यहाँ पर जो है वह ट्वाइस अ ईयर होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट और सेंटर्स पे आपको जाना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे की बातें हम करते हैं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, हमें इस पे बात करना है इंटरव्यू में। ठीक है, तो देखिए इंटरव्यू में जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो सबसे पहले तो आपको 10 कॉपीज जो है आपको पीएचडी प्रपोजल को सबमिट करने होते हैं। पीएचडी प्रपोजल, ये जो 10 कॉपीज जो है आपको इसका हार्ड कॉपी में आपको सबमिट करना होता है पीएचडी प्रपोजल को। ये नहीं कि सॉफ्ट कॉपी में आप मेल कर दीजिएगा वेबसाइट से या कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। 10 कॉपीज आपको इंटरव्यू से, जैसे कि अभी आपको इंटरव्यू नहीं हुए हैं तो अभी आपको अगर आपने सबमिट कर दिया डिपार्टमेंट को तो ठीक है, नहीं की है तो यू हैव टू गो देयर एंड कॉन्टेक्ट द क्लर्क। वहाँ पर जो भी होंगे आपको उनसे बात करनी होती है, फिर वो आपको बताएंगे कि हाँ कितने कॉपीज देने हैं। यूजुअली जो है वो 10 कॉपीज ही मांगते हैं आपको पीएचडी प्रपोजल का। ठीक है, तो वो आप हार्ड कॉपी में वहाँ जाकर आपको डिपार्टमेंट में फिजिकल मोड में सबमिट करना होता है, ये चीज़ है। तो वो आप अगर नहीं किए हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं और कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में हम देखते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में क्या देना होता है। डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th से लेकर के और MA या MPhil तक की मार्कशीट और डिग्री देनी होती है। ठीक है, यानी कि जब आप इंटरव्यू के दिन जाएंगे ना तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो देखिए आपको तो पहले से ही आपने रिसर्च प्रपोजल सबमिट कर रखी है वहाँ पे। ठीक है, तो रिसर्च प्रपोजल आपको ले जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जाने से पहले आपका रिसर्च प्रपोजल जो होता है वहाँ पर जो एक्सपर्ट पैनल्स रूम में होते हैं उनके सामने रखा होता है आपका पीएचडी प्रपोजल ना। आप जाते हैं, बस आपसे सिर्फ क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया जाता है इंट्रोडक्शन के साथ में। और डॉक्यूमेंट में आपको जो है जितने भी आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि 10th के मार्कशीट, फिर 10th की जो डिग्री,
फिर आपको 12th की मार्कशीट, फिर उसकी डिग्री, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने एमफिल कर रखी है तो उसकी मार्कशीट और डिग्री, ये सारा आपको लेके जाना है। प्लस में अगर आप नेट JRF क्वालिफाइड हैं तो उसकी सर्टिफिकेट आपको जरूर लेके जाना है। फिर अगर आपने किसी कैटेगरी में अप्लाई की है, ठीक है, जैसे जनरल वाले को जरूरत नहीं, जैसे EWS है या फिर EBC है, बैकवर्ड है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड है, या फिर SC ST है, इनमें अगर आपने किया है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है, वो चेक करते हैं उस टाइम, ठीक है। तो ये हो गया एक, मतलब आपको एक ओरिजिनल का पूरा लेके जाना है, प्लस में आपको जो है फोटोकॉपी भी आपको मांगते हैं ओरिजिनल का, एक सेट ना, कई बार दो सेट भी बोल देते हैं, तो आप एक से 2 सेट बना के रख लीजिए इन सारे डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। उसके बाद अब क्या है कि आपका सपोज कि आपका हो गया है एडमिशन, अब सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ गया है सपोज, तो अब आपको क्या करना है, ठीक है। अब उसके बाद आपका इंटरव्यू हो गया, आपका जो है इंटरव्यू का जो प्रोसेस है उससे आप गुजर गए हैं। अब आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया PhD के लिए, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, तो वहां पर जो है आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये आपको सबमिट कर देने होते हैं। अगर जब आप PhD एडमिशन आपका हो जाता है, नाम आ जाता है, आपको स्लिप मिल जाती है, एडमिशन स्लिप, फिर आप पेमेंट कर देते हैं, और उसके बाद आपको जो है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे सारा ले लिया जाता है। इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया जाता है ऑफिस में, कि ताकि अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी स्टूडेंट्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि आप उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को फिर के तहत कहीं और एडमिशन ना ले ले आप PhD में, या फिर कोई और कोर्स में ना एडमिशन ले ले, तो इन सब वजह से क्या करते हैं, सेफ जोन में आपको रखने के लिए वो आपका जो ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट है 10th से लेकर के, अगर MA है या MPhil तक है, तो आपको वो सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डिपार्टमेंट में ही रख देते हैं, लॉकर में, ठीक है। तो ये मिलता कब है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो आपको कम से कम आपको 2 महीने के बाद ही यूजुअली वो आपको इशू कराने के लिए बोलते हैं, उससे पहले वो नहीं देंगे आपको। उसके बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो सबमिट कर देंगे, फिर एक एफिडेविट भी आपको बनवानी होगी उस टाइम में, ठीक है। PhD के लिए आपको एक एफिडेविट सबको देनी होती है, जैसे अगर उसमें आपको ये मेंशन करके देना होता है कि आप यहाँ PhD एडमिशन ले रहे हैं, और आप इसके बीच में आप कुछ और नहीं कर सकते हैं, कोई जॉब कर रहे हैं या फिर कोई और कोर्स में आपको एडमिशन लेना चाहते हैं या कुछ, तो इन सब चीज़ों को मामला को पूरा को क्लियर करते हुए उस एफिडेविट को लेकर के आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको डिपार्टमेंट में सबमिट करनी होती है। तो ये एफिडेविट आपको हैंड टू हैंड बन जाता है जामिया मिलिया के पास में, ठीक है। एफिडेविट है, फिर आपको NOC देनी होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, एडमिशन के टाइम में। तो ये NOC वैसे लोगों के लिए होती है जो लोग कहीं जॉब कर रहे होते हैं पहले से, तो ये उन्हें NOC देने होते हैं ताकि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे कल हो करके, ठीक है। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। इसके साथ ही अब कोर्स वर्क आपका, इसके बाद आपका कोर्स वर्क स्टार्ट होता है। तो कोर्स वर्क जो आपका वेबसाइट पे डेट होता है, तो समझिए उस डेट पे आपका एग्जैक्टली स्टार्ट होता नहीं है, क्योंकि कोर्स वर्क में रूटीन बनाना पड़ता है, यानी जो शेड्यूल जिसको हम कहते हैं, तो शेड्यूल बनानी होती है, फिर शेड्यूल वाइज क्लासेस होती है। तो उसके लिए फिर आपको कोई वेबसाइट पर अलग से कोई डेट अनाउंस नहीं किया जाता, इसी जो डेट आपको दिया गया है पहले से टेंटेटिव, तो उसी डेट को लेकर चलना पड़ता है। फिर आपको एडमिशन के बाद कांटेक्ट करते रहना पड़ता है ऑफिस से जाकर, डिपार्टमेंट से, या फिर किसी कोई कांटेक्ट नंबर है तो उससे आपको पता करना होता है। और जब कमेंसमेंट हो जाता है कोर्स वर्क का, तो आपको कोर्स वर्क करना होता है। फिर जो सिलेबस होती है, आपको सिलेबस डिपार्टमेंट बताती है कि आपको ये पढ़ना है इस सेमेस्टर में, ठीक है। 2 सेमेस्टर्स में एग्जाम्स होते हैं इनके, ठीक है, 6 मंथ पर होते हैं 1 ईयर का। और उसके बाद जब आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाता है, पास कर जाते हैं, तब फिर आपका RAC होता है। फिर आपका जो टॉपिक है वो फिर से अप्रूव किया जाता है कमेटी के सामने, RAC मेंबर के सामने में, ठीक है। तो ये सब आपका हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। कि कैसे आपको करना है प्रपोजल की तैयारी।
मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप टाइप करेंगे, ठीक है, डॉक्टर शाहीन क्लासेस यूजीसी नेट। आप हमारे चैनल्स पे जाएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट दिख जाएगा। ये प्लेलिस्ट है आपका। अगर आप नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हैं, कल्चरल स्टडीज, नेट जीआरएफ, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी पीएचडी का। तो पीएचडी रिसर्च मटेरियल्स के नाम से भी एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको पीएचडी रिसर्च मटेरियल्स के नाम से आपका आएगा, पीएचडी रिसर्च मटेरियल्स बाय डॉक्टर शाहीन। उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख लीजिए हाउ टू राइट अ पीएचडी प्रपोजल, ठीक है। जिन लोगों को रिसर्च प्रपोजल लिखने में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप यहाँ पर ये वाली वीडियो को आप चलाकर देख सकते हैं, ठीक है। कैसे रिसर्च प्रपोजल लिखना है फ्रॉम टाइटल पेज टू बिब्लियोग्राफी, ये पूरा मैंने इसमें बताया हुआ है, ठीक है। फिर हाउ टू डिफेंड अ पीएचडी प्रपोजल इन अ पीएचडी इंटरव्यू, ये लास्ट ईयर मैंने डाली थी वीडियो, पीएचडी एंट्रेंस इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं वो सारा मैंने क्वेश्चंस इसमें डील किया हुआ है। मैं पहले ही बताई हूँ कि आपको जो पीएचडी का प्रपोजल में अगर आपको क्वेश्चन आंसर जो किया जाता है यूजुअली आपके पीएचडी रिसर्च एरिया से, रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड, आपके पीएचडी प्रपोजल से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है, क्योंकि आप जो आपका इंटरेस्ट है, जो एरिया है, उसी बेस पे क्वेश्चन किया जाता है, देखा जाता है कि आपको उस पर कमांड है या नहीं है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, पीएचडी एंट्रेंस इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स, यानी कि इसमें मैंने अपने पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे सारा क्वेश्चन आंसर को डील किया, लास्ट ईयर किया था मैंने ये, ठीक है। फिर उसके बाद अगर किसी को चाहिए पीएचडी थीसिस कैसे डिपेंड करना है पीएचडी वाला ओसी में, तो उसका भी मैंने एक वीडियो यहाँ पे बना रखी है, ठीक है। सो इस तरह से है, आप देख सकते हैं। और फॉर्मेट भी है, एक और वीडियो है, जर्नी फ्रॉम पीएचडी एडमिशन टू फाइनल अवार्ड, यानी कि एडमिशन से लेकर के आप फाइनल अवार्ड तक के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये है, ठीक है। आप एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप सिनॉप्सिस लिखते हो तो उसका फॉर्मेट बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि पीएचडी सिनॉप्सिस जो है वो भी लिखने का एक प्रॉपर मेथड होता है, एक फॉर्मेट होता है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिख कर दोगे पीएचडी प्रपोजल को तो आपका जो है वीकनेस पकड़ लिया जाता है, क्योंकि यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया का। तो इसमें आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आपको फॉर्मेट में जो है एमएलए जो एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन जो चल रहा है अभी 9th एडिशन, उसको फॉलो करते हुए लिखिए प्रॉपर फॉर्मेट में। उसका जो स्टाइल है वो फॉलो करते हुए, फिर उसका जो बिब्लियोग्राफी का जो पेज होता है वर्क साइटेड, उसको भी एक फॉर्मेट होता है। ये सब मैं इसमें बताई हूँ ना, ये वाली पीएचडी सिनॉप्सिस में, ये वाली में, ठीक है। जानिए कंप्लीट फॉर्मेट फॉर कॉपर पेज, टेक्स्ट साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, आइडियल वर्ड लिमिट फॉर पीएचडी सिनॉप्सिस, ये वाली वीडियो में मैं बताई हुई हूँ। यानी कि जो आपका पीएचडी सिनॉप्सिस है उसका एक वर्ड लिमिट होता है, कितने वर्ड्स में होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखते हुए ही लिखना है, ठीक है। तो ये है आपका एक्चुअली पीएचडी के बारे में। एक रेगुलेशंस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, पीएचडी रेगुलेशंस में, पीएचडी 2009 और पीएचडी 2016 के रेगुलेशंस में क्या क्या फ़र्क है, वो दोनों रेगुलेशंस क्या क्या है, तो ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो ये है आपका ओवरऑल आपके जामिया मिलिया इस्लामिया पीएचडी इंटरव्यू के अपडेट्स के बारे में। डेट्स आ गई हैं आपकी, अब वेबसाइट चेक करते रहिए, डिपार्टमेंट जाइए, डिपार्टमेंट से भी आपके इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे वहाँ से। और आपका जो है इंटरव्यू का डेट बहुत ही क्लोज है, तो आप तैयारी कीजिए। कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर से आप देख सकते हैं। हाउ टू डिफेंड अ पीएचडी प्रपोजल वो है। और डॉक्यूमेंट्स की बात है तो मैंने आपको सब बता ही दिया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, क्या क्या लगाने हैं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कब देने हैं, कब वहाँ वापस लेने हैं, ये सब मैं आपके बता दी हूँ। तो आई होप कि आपका सारा डाउट्स आज क्लियर हो गया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू।